सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां सबसे बड़ी बहस 69,000 शिक्षक भर्ती पर होगी। जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 2018 में निकली वैकेंसी के बावजूद हजारों युवा अब तक नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। शिक्षक दिवस बीत चुका, उसके बावजूद अभी तक कोई न्याय की उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो इसके साथ साथ ये युवा विभिन्न मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को नई सूची जारी करने के 3 महीने का समय दिया, लेकिन बेरोजगार युवाओं को अब भी जवाब का इंतजार है। सरकार से उनकी मांग है कि जल्द से जल्द नई सूची जारी की जाए। शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी पिछले 4 दिनों से यानी कि 4 से 5 दिन लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इको गार्डन में लंबा जमावड़ा है शिक्षकों का। ओपी राजभर का आवास का घेराव कर चुके हैं, भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव कर चुके हैं, अनुप्रिया पटेल, केपी मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव कर चुके हैं और इसके साथ साथ संजय निषाद के आवास का आज घेराव करते हुए नजर आए। शिक्षकों ने ये लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें न्याय चाहिए। कोर्ट ने भी उनकी इन मांगों को मान लिया, उसके बावजूद लगातार बीजेपी के ओबीसी नेताओं और सहयोगी दलों के नेताओं के आवास के आगे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं ये अभ्यर्थियों। उससे पहले अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव किया। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को पहली सुनवाई हुई थी। पहले वो बयान सुना देते हैं जब ओपी राजभर के आवास पर पहुंचे शिक्षक, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया। हम आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल देखो हम आपके साथ हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने अभी मैं अपनी मोबाइल खोल के दिखा दूं, कल नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा था, ठीक है। कल मैं इस बात को लेकर जिस दिन आप लोग माननीय डिप्टी सीएम जी के यहाँ गए थे, आप लोगों को जब वहाँ से जब मैंने टीवी में देखा तो मैंने खुद डिप्टी सीएम साहब से बात की। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ लोग गए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारे लोग हैं तो उनको न्याय कब मिलेगा महाराज। बिल्कुल सही बात है। उनको लंबी लड़ाई लड़े हैं, हाई कोर्ट का आदेश है 3 महीने का जो टाइम है, तो 3 महीने के अंदर शुरुआत तो करो कुछ। उन्होंने कहा कि ठीक, हम लोग बैठ के बात करते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हम आपके साथ हैं, हम जो बात आप कह रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने का। 69,000 के साथ और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। 69,000 बच्चों का पहले तो हक मारना, और जब न्यायालय के माध्यम से उनको हक मिलने का रास्ता मिल जाए, उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं। 69,000 वाले बच्चे किसी की भी नौकरी नहीं छीनना चाहते हैं। ये अगर नौकरी मिली और नौकरी छीनी गई, ये सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने षड्यंत्र किया है। सरकार इस षड्यंत्र में शामिल रही है, सरकार जिम्मेदार है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। वैसे आप खुश तब रहोगे जब उनकी कोई बात सीरियस मत लो आप। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। जी हाँ, 69,000 भर्ती में यानी कि शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है। ओबीसी वर्ग को महज 3.86% आरक्षण मिला, जबकि 27% आरक्षण मिलना था। तो वहीं एससी वर्ग के साथ ही ऐसा हुआ है, अभ्यर्थियों का आरोप है। सरकार का पक्ष है कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण से हुआ है और इसके साथ साथ 31,228 ओबीसी वर्ग से चयनित किए गए हैं। वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखा। 12,360 आरक्षित पद पर चयन यानी कि चयन हुए हैं। 18,598 मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। सरकार ने अपना पक्ष रखा है। तो भाई ये प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती धूप, आंधी, तूफान, बारिश के बीच लगातार इको गार्डन पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं।
वो मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें न्याय दो। डबल बेंच से उनको जीत मिल गई और सब प्रकार से उन्हें जीत मिलती हुई नजर आ रही। कोर्ट कह रहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो। 3 महीने का क्या पूरा समय लेगी भारतीय जनता पार्टी इस नियुक्ति के लिए? कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार परेशानी क्या हो रही, जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती लगातार एक एक करके एक मंत्रियों का आवास का घेराव करते हुए नजर आ रही है, तो वही आरक्षण की मांग के बीच सड़क पर लगातार कोहराम देखने को मिल रहा है। मंत्रियों के आवास पर हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। न्याय की उम्मीद लेकर वो हर मंत्री जो ठेकेदार बनता है जातियों का कि हम इस जाति को प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर भूपेंद्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, उनके आवास पर पहुंचकर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संजय निषाद के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे अभ्यर्थी। तो वहीं सवाल आज भी यही बना हुआ है कि आखिरकार इन शिक्षकों को न्याय कब मिलेगा। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक शिक्षकों में भर्ती निकाली थी और जिसके बाद से लगातार ये मांग बनी हुई है। और हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शशिकांत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। तो वहीं उसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजय उपाध्याय जी, यश भारती समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो शशिकांत जी से ही पूछूंगी पहले, आखिरकार परेशानी क्या है? कोर्ट ने 16 अगस्त की तारीख को कह दिया था और आज 6 सितंबर हो गई है। ऐसी कौन सी लिस्ट तैयार हो रही है? सॉफ्टवेयर खराब हो गया या कोई गड़बड़ी है साहब? शशिकांत जी। नहीं, देखिए निर्णय दिया कोर्ट में। शशिकांत जी। किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उन चीजों का ध्यान रखना सरकार का। किसी भी उसमें दो पहलू बन चुके हैं, तो 2 पहलुओं को भी ध्यान में रखना सरकार का ये पूरा दायित्व है। और हाई कोर्ट के भी निर्णय का सम्मान करना, कोर्ट के निर्णय के आदेशों का पालन करना, सरकार उन तरीके से भी उसको सम्मान करना चाहती है। तो उस तरीके से तैयारी चल रही है। सरकार जो है अभ्यर्थियों के हित में काम करेगी। जो भी अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य का ध्यान में रखा जाएगा। थोड़ा सरकार अपने तैयारियों में लगी हुई है और जल्द ही इसका निराकरण मिलेगा। जी, कब निराकरण मिलेगा? धूप, बारिश, तूफान, 2018 साल और आज 24 चल रहा, बड़ा लंबा इंतजार हो रहा है सर। नहीं, जो लंबा समय बीता है वो तो कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण बीता है, कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण बीता है। सरकार के पहलू में आने के बाद तो समय लगा नहीं है, न समय लगेगा। जो भी समय लगा है वो कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण लगा। साल 2021 में ओपी राजभर ने ही कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है और आज उन्हीं का आवास का घेराव किया जा रहा है। बड़ी विडंबना नहीं है ये? नहीं, देखिए, कोर्ट के निर्णय के बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। जब कोर्ट जो निर्णय देता है वो सर्वमान्य होता है। जो पक्ष कोर्ट में गया उसके लिए भी सम्मान्य है, जो पक्ष कोर्ट में नहीं गया उसके लिए भी मान्य है, सरकार के लिए भी मान्य है। तो
उस कोर्ट में से निर्णय आने के पहले जो भी बयान आए होंगे वो अलग बात है, लेकिन कोर्ट से जब निर्णय आ गया तो वो सबके लिए मान्य है। ठीक है यश भारती जी, जिस प्रकार से सदन से सड़क तक के लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी भी वो अपने रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चौधरी के घर के सामने कल भीगते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया, मुलाकात के लिए गए, केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए तो वहाँ पे लाठी डंडा बरसाया जा रहा है महिला पुरुष के ऊपर। अब आज आप ओपी राजभर जी के पास जा रहे हैं, तो उन सब लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने चुनाव में उनसे वादा किया था कि आपकी बहाली होगी, आपको न्याय मिलेगा। और अब जो न्याय की बात कोर्ट से आ गई है, अब न्याय देने में दिक्कत क्या है? न्याय की बात का पालन पहले भी नहीं हुआ, इस बात के लिए फटकार दी न्यायालय ने, जो हमने फैसला दे दिया, जो बात कह दी। पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली का, जो भारत सरकार के अंतर्गत है, जिसको संवैधानिक अधिकार देने का ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी ने डंका बजाने की बात बहुत की कि हमने ओबीसी को अधिकार दे दिया है, उसने भी उत्तर प्रदेश सरकार की फटकार लगाई कि क्यों आप आरक्षण घपला कर दिए, ओबीसी के आरक्षण में क्यों आपने आरक्षण खाने का काम किया, क्यों बच्चों की भर्ती नहीं हो रही है। ये तो शर्मनाक चेहरा योगी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, डबल इंजन की सरकार का दिख रहा है कि इन्हें अपनी मनमानी करनी है, किसी की नहीं सुननी। इसी बात को लेकर के हमने लोकसभा चुनाव के समय कहा कि ये संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, और ये उसका प्रमाण पत्र है कि ये संविधान को नहीं मान रहे हैं, ये आरक्षण को नहीं मान रहे हैं, ये सब चीजों खत्म करके दरकिनार करते हुए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शशिकांत जी, 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रदर्शन को वो अभ्यर्थी लाचार नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अभ्यर्थी तो अगर सरकार उनके साथ खड़ी है तो कैसे खड़ी है उनके साथ? बिल्कुल सरकार खड़ी है, लेकिन आज भी वो अभ्यर्थी लाठी डंडे खाने को मजबूर है। नहीं, देखिए, अभ्यर्थी के जगह हम भी होंगे तो हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको ज्वाइनिंग मिले, करियर की बात होती है, लेकिन अभ्यर्थी के चाहने में और कार्यक्रम को उसको लागू करने में थोड़ा अंतर होता है, जब समय लगता है, सोच विचार करके सब काम किया जाता है। कहीं कोई जो हमारी नियुक्तियां होती हैं उसमें कहीं उसके तमाम ठीक है। विजय जी भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेती हूँ, मैं लौटूंगी शशिकांत जी आपके पास। जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती बड़े लंबे अरसे से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मांग उनकी यही है कि आखिरकार जल्द से जल्द बहाली कर दी जाए, कैसे देखते हैं इसे आप? इसे अच्छी निगाह से देखता हूं कि जो अभ्यर्थियों की मांग है उसका समाधान होना चाहिए, और सरकार इतने लंबे समय से ये हर जगह हंगामा कर रहे हैं, जगह जगह लाठियां खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, तो इनकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। और हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस ऑर्डर के बाद तो सरकार को फैसला लेना चाहिए। सरकार ने 3 महीने का वक्त लिया, वक्त लेने का खैर कारण भी है क्योंकि 69,000 जो भर्तियां हैं उसकी नए तरीके से सूची बननी थी, उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको बाहर हो जाना था, कई नए को अंदर आना था। अब उसमें कई टेक्निकल टर्म है, वो अगर मैं बताऊंगा तो शायद लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी समस्याएं हैं। तकनीकी समस्या में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरक्षण है, एक तो वो है 22%, 27%, दूसरा जो ओपन कोटा है, ओपन कोटा में बड़े पैमाने पे ओबीसी की नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन ओबीसी का कहना है जितनी नियुक्तियां हमें ओपन कोटे में मिली हैं, रिजर्व कोटे में मिली है, वो सब ओपन कोटे में जानी चाहिए। असल में लड़ाई बस इतनी सी है और इसका समाधान सरकार ढूंढ नहीं पा रही है। विजय जी, एक विडंबना बहुत देखने को मिली जब साल 2021 में समाजवादी पार्टी के साथ राजभर होते हैं, तब वो बड़े बढ़ चढ़ के कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, और वही अब साथ में है तो वो आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अपोजिशन में जो पार्टी रहती है वो बेरोजगारी, महंगाई सहित तमाम जन समस्याओं की विशेषज्ञ होती है, और सत्ता में आने के बाद वो सारी
जो बातें हैं वो दूसरी विपक्षी पार्टी के लिए छोड़ जाती हैं। तो जब ओम प्रकाश राजभर विपक्ष में थे तो उनकी भाषा विपक्ष की थी। अब वो रूलिंग पार्टी में है, मंत्री हैं, सरकार के मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के एक पार्ट है वो, तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। इसमें अनोखी बात क्या, पार्टियां भी गठबंधन करती हैं, बातें बदल जाती हैं, गठबंधन टूट जाता है, बातें बदल जाती हैं। यश भारती जी, हम देख रहे हैं 4 से 5 दिनों से कभी ओम प्रकाश राजभर के आवास पर शिक्षक प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी संजय निषाद के आवास के बाहर। क्या सिलेक्टिव है क्या प्रदर्शन करने के लिए? इसके लिए भी जातिगत देखा जा रहा है? नहीं, देखिए ये सिलेक्टिव नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने वादा किया था, जिन्होंने दावा किया था। राजभर जी आज अगर विधायक हैं, उनकी पार्टी के लोग अगर विधायक हैं, तो वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, और गठबंधन का जो वादा था कि आरक्षण खत्म नहीं करने देंगे, इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ये जो अभ्यर्थी हैं इनको नौकरी मिलेगी, वो वादे को याद दिलाने के लिए आज इनके दरवाजे पे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने तो भरी सभा में कह दिया था इन अभ्यर्थियों से कि ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो जेल की सलाखों में जिंदगी भर पीछे रखो। तो योगी आदित्यनाथ जी से कोई उम्मीद नहीं कर रहा। जितना प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ जी के सामने करना था, उन्होंने तो अपना मैसेज क्लियर दे दिया है कि हम ओबीसी का आरक्षण खा चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, आगे भी खाएंगे, खाते रहेंगे। तो उनसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा। अब उम्मीद इनसे कर रहे हैं, और इनकी वादा खिलाफी के खिलाफ इन लोगों के दरवाजे पे खड़े हैं कि जो आपने वादा किया था उसको निभाइए। अब आप सहयोगी दल हैं, गठबंधन है, मंत्री बने बैठे हैं, तो जिम्मेदारी को निभाइए, नहीं तो मंत्री पद छोड़िए। अनुप्रिया पटेल इनकी सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उन्होंने लगातार अब आवाज उठाना चालू कर दिया इसी दबाव में कि अगली बार फिर चुनाव में जाना है। कैसे दावा करेंगे, कैसे वादा करेंगे? और यही बात अमित शाह जी ने जब परिवारवाद की बात। शशिकांत जी, मुख्यमंत्री से कोई भी उम्मीद नहीं है, समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है। देखिए, हमारे साथियों की आवाज हमको मिल नहीं रही है, तो जो प्रश्न जरा दोहरा है तो मैं जिस प्रकार से हमने भी देखा केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम के आवास पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए, इसके साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल के, लेकिन मुख्यमंत्री के आवास के बाहर कोई घेराव नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, जिन अभ्यर्थियों को जो उनको लगता है कि यहाँ अपनी बात रख सकते हैं, वहां वो जा रहे हैं और अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ऐसा होता है कि अपनी बात समूह मुख्यमंत्री नहीं लग रहा है कि उनके आगे बात रखी जाएगी तो सुनी जाएगी। नहीं, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और मुख्यमंत्री जी के लिए और सरकार के लिए ये भी एक चिंता का विषय होता है, या एंगल होता है कि किसी के हितों की असुरक्षा न हो, सबके हितों की रक्षा हो। जो जैसे आपके सहयोगी कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, अगर हमारे हाथ में होते तो हम दूसरे दिन नियुक्ति पत्र बांट देते हैं। इससे पहले हम कई तस्वीरें गोरखपुर में नियुक्ति पत्र सीएम योगी बांटते हुए नजर आते हैं, कई ऐसे जिले में बांटते हैं, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर क्यों इतनी कोताही, अनदेखी की जा रही उनको? क्या वो जरूरी नहीं है क्या? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया था, तो उनके हितों की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार चाहती है कि सबके हितों की सुरक्षा हो। वो भी जो लोग ज्वाइन कर लिए थे, वो भी इस निर्णय के बाद तो थोड़े परेशान से दिख रहे हैं कि हमारे यस जी, जवाब दे दीजिए। यस जी, तो वो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, गैर कानूनी ढंग से भर्ती तो इन्होंने की है ना। विरोध तो उसी बात का है ना कि आरक्षण खा गए। कोर्ट ने फटकार तो इसी बात की लगाई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने फटकार तो इसी बात की लगाई है कि आप उन अभ्यर्थियों का आरक्षण खत्म करके, आरक्षण खा करके आपने अपात्र लोगों को नियुक्ति दे दी और पात्र लोगों को सड़कों पे छोड़ दिया। और आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर प्रदर्शन करोगे, बैनर दिखाओगे तो जेल में भेज देंगे। तो योगी जी से कोई उम्मीद नहीं बची है। अब तो उन ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले वो उन नेताओं के घर पे जा रहे हैं जो ओबीसी आरक्षण की दुहाई दे करके चुनाव जीत करके आज बैठे हुए हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कट ऑफ पर लगातार विवाद देखने को मिला, विजय जी,
जिस प्रकार से कट ऑफ पर लगातार विवाद देखने को मिल रहा है, क्या ये विवाद है, पहले ये समझा दीजिए, आप तो वरिष्ठ हैं। देखिए, ये 69,000 जो भर्तियां हैं, इसमें 50% तो रिजर्व कोटे की सीटें होती हैं, ये तो सभी को पता है। तो उसमें SC ST और OBC का जो कोटा है, उस कोटे के हिसाब से इनकी सीटें फिक्स है। इसके बाद जो बचती हैं 50% सीटें ओपन कोटे की, अगर उसमें OBC और SC के लोगों का जो परसेंटेज है वो ऊपर आता है, यानी जनरल कैटेगरी और इनका परसेंटेज बराबर है या जनरल कैटेगरी से ज्यादा है, तो ओपन कोटे में OBC और SC को नियुक्तियां दी जाती हैं। जब वहां से परसेंटेज नीचे आ जाता है तब इनको इनके कोटे में रखा जाता है। यहाँ विवाद यही है। अब इनका कहना है कि 31,000 OBC कोटे की नियुक्तियां दी गई हैं, उनका कहना है कि इसमें 29,000 ऐसे हैं जो ओपन कोटे में जाना चाहिए, इनको इसमें नहीं होना चाहिए। उसमें से बड़ा पोर्शन सरकार का कहना है कि हमने 27% दिया, प्लस 12,000 और ऐसे OBC के कैंडिडेट हैं जिन्हें ओपन कोटे में हमने एकोमोडेट किया है या ओपन कोटे में उनको नियुक्तियां मिली। ऐसे ही जो 22% SC ST का जो रिजर्वेशन है, उससे करीब 4,000 या 5,000 पद ज्यादा उनको दिया गया है ओपन कोटे में, यानी कि जो 50% का ओपन कोटा होता है। हाँ। तो उसमें भी गए हैं, और जो अपना कोटा 22% है वहां भी इनकी नियुक्ति है। तो सरकार का ये तर्क है कि ये जो OBC को और SC ST को उनके कोटे से काफी ज्यादा नियुक्तियां मिली हुई हैं, और जो रेस्ट है उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं वो ठीक है रखे गए हैं मेरिट के आधार पर। ठीक है। लेकिन OBC का जो विरोध है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो नियुक्तियां हैं टोटल 31,000, उसमें जो है 29,000 ऐसे हैं जिनको ओपन कोटे में जाना चाहिए, ना कि OBC कोटे में उनको एकोमोडेट किया गया है। तो मुख्य विवाद इतना ही है, और इस विवाद की वजह से ही इतने लंबे समय से चल रहा है, और सरकार के हाथ में है और नेताओं के हाथ में है। विजय जी, क्या लगता है ये विवाद अभी और खींचता ही जाएगा कि न्याय मिलेगा? क्या लगता है कि 3 महीने का जो समय मिला है, सरकार उसमें कुछ कर पाएगी? देखिए, इसमें सरकार के लोग बता पाएंगे इसको, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट हो गई है। जो लोग हैं, कुछ लोग पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं गई है, लेकिन जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो सकते हैं उसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ठीक है, मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुनवाई करती है तो मुझे लगता है कि लंबा खींचेगा। शशिकांत जी, 3 महीने का, जिसमें 4 से 5 घंटे समय लगते हैं अधिकांश, 3 महीने के समय में तो सुलझ जाएगा ना मामला, कोर्ट ने जो दिए हैं? देखिए, कोर्ट द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है उस समय का भी ध्यान रखना है। दूसरे कोर्ट का कोई भी जब आदेश आता है तो सरकार के जो प्रमुख सचिव न्याय और विशेष सचिव न्याय, ये सरकार के अंग होते हैं, तो वो उसका अध्ययन करता है, और अच्छी तरीके से कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो प्रमुख सचिव विशेष सचिव न्याय जो शासन के अधिकारी होते हैं उसका अध्ययन करके और भली भांति उसको इम्प्लीमेंट करने के, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। और कोर्ट द्वारा दिए गए समय का भी ध्यान रखना है, और उसी समय में उनको एग्जीक्यूट भी करना है, और उन तरीके से एग्जीक्यूट करना है जो कोर्ट का निर्णय होता है। तो इन चीजों की तैयारी में सरकार को थोड़ा समय लगता है, और जो विधिक राय होती है उनकी, प्रमुख सचिव न्याय और विशेष सचिव न्याय की, उस हिसाब से विभाग काम करता है। जैसे जो शिक्षा विभाग की नियुक्ति है तो शिक्षा विभाग करेगा, तो शिक्षा विभाग विशेष जो प्रमुख सचिव न्याय के यहाँ से जो विधिक राय आती है उसी के अनुसार इम्प्लीमेंटेशन करता है। लेकिन अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए अभी तक कोई मंत्री क्यों नहीं सामने आया? ये बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। यही बात आश्वासन दे सकते हैं ना? आश्वासन ही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है कि हर चीज को प्राथमिकता पर लेकर के काम करती है, तो इसको आश्वासन ही मानना चाहिए अभ्यर्थियों को। कोर्ट का जब आदेश नहीं हो रहा है ना, भरोसा नहीं हो रहा, तभी तो प्रदर्शन करना पड़ रहा है ना। किसको शौक है कि भाई लाठियां खाने की, और साथ ही इतने बारिश धूप में इको गार्डन में हर मंत्रियों के आवास पर घेराव करना?
प्राय देखिए जुआ जो है, जब उनके कैरियर की बात आती है तो अधीरता आती है। हम लोग भी जब उस उम्र में थे, कैरियर को लेकर के हम भी अधीर हुआ करते थे। तो अधीरता आना और जल्दी से निर्णय होना, जल्दी से नियुक्ति पाना, ये तो सबके अंदर अधीरता होती है। लेकिन सरकार के कामकाज करने का जो तरीका है, हमने आपको बताया कि हाईकोर्ट के निर्णयों का अध्ययन होना, उसके बाद से इम्प्लीमेंटेशन करना, एग्जीक्यूट करना, तो इसमें कहीं चूक ना रह जाए, ऐसा ना हो कि सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। तो पूरी परिपक्वता के साथ, पूरी मैच्योरिटी के साथ उन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि कहीं कोई लेकुना ना रह जाए। तो सरकार अपने तरीके से उसको ठीक है। यश भारती जी, और थोड़े धैर्य लौटूंगी शशिकांत जी आपके पास। यश भारती जी, सब कानूनी प्रक्रिया सब कुछ देख दाख के सरकार नियुक्ति पत्र देगी, क्या कहेंगे इस पर? ये सरकारी प्रक्रिया किसको देखना है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखना है, या जो सॉलिसिटर जनरल और ये सब जो व्यवस्था बनी हुई है उनको देखना है? उसमें कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस लगाना है, कोई नया फॉर्मूला बनाया जाएगा, सब चीजें होंगी। कोर्ट ने आदेश दिया, उस आदेश का पालन करना है और चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। आपने गैर संवैधानिक काम किया था, अब संवैधानिक काम करना है। आप संवैधानिक काम नहीं करना चाहते, अड़चन यही है और लोगों की मांग भी यही है। आप संवैधानिक काम कर लीजिए, अड़चनें खत्म हो जाएंगी। देखिए, कोई भी खेल खेलते हैं, क्रिकेट एक खेल है, फुटबॉल एक खेल है, हॉकी एक खेल है, बैडमिंटन एक खेल है, हर खेल के अपने एक नियम तय हैं। अब आप फुटबॉल के नियम हॉकी में लगाएंगे, हॉकी के नियम बैडमिंटन में लगाएंगे, बैडमिंटन के नियम आप क्रिकेट में लगाएंगे, तो खेल तो खराब होगा। तो जो नियुक्तों का पैमाना था, उसमें जो आरक्षण के पैमाने थे, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ आपने की है, तो उस छेड़छाड़ का खामियाजा आपको भुगतना है। तो सरकार चाहती नहीं है आरक्षण देना, उसकी नीति में नहीं है, उसकी नीयत में नहीं है, इसीलिए इतनी सारी खामियां हैं। चाहे वो केंद्र की भाजपा सरकार हो, चाहे राज्य की भाजपा सरकार हो। ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये समस्या जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो अन्य प्रदेश हो, जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वह आरक्षण को लेकर के दिक्कतें हैं। ठीक है विजय जी, जिस प्रकार से छात्र आंदोलित नजर आ रहे हैं, बहुत अरसा होता जा रहा है कि अब न्याय मिल जाएगा, लेकिन अब सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है उनका। हाँ, जाहिर है ये तो आंदोलन लगातार चल रहा है। और आपसे जवाब लूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है हाथरस से, पहले उसका रुख करूंगी मैं। हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हो गया है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत। दर्दनाक सड़क हादसा हाथरस में हुआ है, जहां लोडर सवारों को रोडवेज बस ने टक्कर मारी है। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आगरा अलीगढ़ बाईपास के मितई गांव की घटना बताई जा रही है, जहां आपको बता दें कि दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। आगरा अलीगढ़ बाईपास के मितई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत की जानकारी है। लोडर सवारों को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें कि हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके। शहबाज, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, बिल्कुल आरती, आपको बताना चाहूंगा कि हादसा हाथरस आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे के पास हुआ है और ये रोडवेज बस ने मैक्स एक लोडर गाड़ी है उस पर टक्कर मारी है और इस टक्कर में लगभग 15 से ऊपर लोगों की मौत की खबर जो है अभी तक सामने आ रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो पिकअप गाड़ी थी जिसमें सवारियां भरी हुई थी, उसमें वो ओवरलोड था और उसमें करीब 30 से ज्यादा यात्री के सवार होने की, 30 से ज्यादा यात्री, आप समझिए एक छोटी सी गाड़ी, उसमें 30 से ज्यादा यात्री शामिल थे। ऐसे हादसे लगातार होते रहते हैं, खासकर पूरे यूपी में। उसके और सीएम योगी ने निर्देश भी दिया था कि जो लोडेड गाड़ी
गाड़ियां हैं जिनसे सामान ढोए जाते हैं उसमें सवारी न ढोई जाए। बावजूद इसके प्रशासन इन सारी चीजों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होती है और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं एक बार फिर होती हैं। मौके पर पहुंचते हैं अधिकारी, जांच के लिए टीमें गठित होती हैं, लेकिन हालात जो है वो जस के तस बने होते हैं। अब ये देख लीजिए, इसमें करीब 30 लोगों के सवार होने की खबर है एक मैक्स गाड़ी में, और करीब 10 से 15 लोगों के मरने की भी खबर सामने आ रही है। अभी मौत का जो आंकड़ा है उसकी अभी पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। मौके पर बड़े से बड़े अधिकारी जो है वहां पहुंच चुके हैं, पूरी घटना की जांच कर रहे हैं कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग अभी। शहबाज, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वही चर्चा में एक बार फिर से वापसी करते हैं। जवाब विजय जी, जिस प्रकार से अब सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है, जवाब दे दीजिए इसमें। निश्चित तौर पर देखिए, तरह से जो अभ्यर्थी हैं आंदोलन कर रहे हैं, इतनी गर्मी और उमस में महिलाएं हैं, बच्चों के साथ आंदोलन कर रही हैं, निश्चित तौर पे बहुत दुखद है। और एक ऐसे डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में जहां लोक कल्याणकारी सरकार कही जाती है और अगर वहां पे इस तरह की चीजें होती है तो उसका आम जनता पर काफी असर पड़ता है। लोगों के मन में सरकार के प्रति जो भावना है उस पर भी आघात लगता है। लेकिन सरकार इस मामले को किस तरह से हैंडल कर रही है ये तो सरकार के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आंदोलन चल रहा है निश्चित तौर पे वो बहुत दुखद है और सभी मंत्री के दरवाजे पे जाके दस्तक दे रहे हैं। ये कोई बहुत ऐसा मामला नहीं था कि इसका समाधान नहीं हो सकता था, लेकिन इसका समाधान सरकार क्यों नहीं ढूंढना चाह रही है भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। शशिकांत जी, क्यों नहीं इसका समाधान ढूंढना चाह रही सरकार? बुरा लगता होगा कि अन्य जिलों में मुख्यमंत्री जाते हैं, नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं और उनकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। नहीं, देखिए सरकार तो चाहती है, सरकार अब कैसे चाहती है सर? को नौकरी दे चुकी है और सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी मिले। अभी आपने देखा कि पुलिस की भर्ती किस तरीके से सुरक्षित तरीके से करा के सरकार चाहती कि जल्दी से जल्दी पुलिस में भर्ती हो जाए। ठीक उसी प्रकार से इस भर्ती को भी सरकार चाहती कि जल्दी से जल्दी, लेकिन ये जो देरी हुई है तो कोर्ट में, न्यायालय में अभ्यर्थियों के जाने के कारण हुई है और सरकार के को अब एक्सिक्यूट करना है तो सरकार उस पर अध्ययन कर रही है, सरकार उस पे तरीके से अपना काम करेगी और सभी पक्षों के, उसमें 2 पक्ष हो गए हैं, दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदार प्राथमिकता है। कोई नाराज ना हो, जो लोग ज्वाइन कर लिए उनकी भी हितों की सुरक्षा हो। तो इस पे हमारा जो है, जैसा कि मैंने कहा कि विधिक जो विभाग है वो भी अध्ययन करता है, जो विभाग के अधिकारी वो भी अध्ययन करते हैं और एक रास्ता निकाल करके जल्द से जल्द जो है नियुक्ति दी जाएगी। और सरकार तो सदैव चाहती है, इस सरकार का तो पहली प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नियुक्ति मिले। अब तक इस सरकार ने 6 लाख लोगों को नौकरी पे रखा है, 3 लाख लोगों को संविदा पे रखा है और 2 करोड़ लोगों को अब तक स्वरोजगार दिया जा चुका है। यश भारती जी, शशिकांत जी कह रहे हैं कि तो सरकार की मंशा है कि लोगों को रोजगार देना, हमारी प्राथमिकता है रोजगार देना। फर्जी आरोप लगा रहे क्या है इन पर? नहीं, अब तो देखिए सांच को आँच ही क्या, अब इनको अगर ये लोग नहीं दिख रहे हैं सड़कों पे तो ये तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। जिस तरीके का झूठ इन्होंने कोविड काल में ये बोला था कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की हिंदुस्तान के अंदर मृत्यु नहीं हुई, इन्होंने कोर्ट के अंदर और सदन के अंदर ये झूठ बोला कि एक भी हिंदुस्तान के अंदर सड़क पे पैदल मजदूर नहीं चला। तो ये सफेद झूठ बोलने में तो ये काली टोपी वाले बहुत माहिर हैं। इनको मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि बड़ी बेशर्मी से ये बातें कह भी लेते हैं और ना इन्हें मानवता की चिंता होती है, ना इंसानियत की चिंता होती है, ना सरकार में बैठी हुई कोई जिम्मेदारी इनकी तय होती है। ये हर बात बस कहते चले जाते हैं, इनको उसका फर्क नहीं पड़ता कि इनकी जिम्मेदारी क्या है। राजनीतिक पार्टी के साथ साथ ये सत्ताधारी दल भी हैं, इनकी डबल जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने भूपेंद्र चौधरी जी का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा सदस्य हैं, क्यों नहीं इन पीड़ितों से मिल रहे हैं?
आप ओबीसी के नाम पे प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हो, ओबीसी के नाम से केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ओबीसी के नाम से ओपी राजभर जी मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, ओबीसी के नाम से निषाद जी बन जाते हैं। तो ये सब लोग ओबीसी के नाम से तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब अनुप्रिया पटेल जी, तो ये सब ओबीसी के नाम से तो सत्ता में तो आना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी जब हक अधिकार के लिए सड़क पे उतरता है तो ये उसके दरवाजे बंद कर देते हैं, लाठी चार्ज करवाते हैं उसके ऊपर, उसको जेल भेजने का काम करते हैं, उसके ऊपर मुकदमा लगवाने का काम करते हैं। ये इनका चाल चेहरा चरित्र है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सबका विश्वासघात जो है ये सबके सामने दिख रहा है। विजय जी, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हमने देखा भारी गुस्सा है उत्तर प्रदेश में लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उपचुनाव भी आगे है, शिक्षक इस तरह से धरने पर बैठे हुए हैं, आगे नुकसान होना तय माना जा रहा है। देखिए, अगर आपको याद हो जब एमएलसी के रहते शिक्षक एमएलसी के, तो उसमें समाजवादी पार्टी को अच्छी कामयाबी मिली थी, उसके कारण थे। और अभी लोकसभा चुनाव में काफी लोगों ने जो ओबीसी बीजेपी को पहले वोट करते थे, जो दलित समुदाय के लोग बीजेपी को पहले वोट करते थे, वो उन्होंने वोट नहीं किया। का करीब 10% वोट कम हो गया। जो 51% था 2019 में, 2024 में वो घट के 41% पे आ गया। तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि पार्टी इस बात को शायद नोटिस नहीं कर रही है, या पार्टी जानबूझ के ऐसा करती है कि समझ से परे है। क्योंकि ये जो अभ्यर्थियों का मामला है, ये इतना आंदोलित हैं, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और इस तरह का मैसेज जा रहा है कि जैसे सरकार ओबीसी के खिलाफ है, और अपोजिशन इसी बात को हवा दे रहा है। वो अपोजिशन जनता के बीच में कह क्या रहा है कि आरक्षण बचाओ। हालांकि इस मामले में आरक्षण पूरा मिला है, आरक्षण से ज्यादा भर्तियां हुई, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जितनी हमारी भर्तियां हुई हैं, जो ओपन कोटे में जनरल में होनी चाहिए थी, वो कम हुई हैं। असल विवाद यहाँ पे है। इस बात को भी बीजेपी या सरकार ठीक ढंग से कहती नहीं है, तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। तो ये तो जो लोग रूलिंग पार्टी में है, सरकार में है, उनको देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये मामला जितना लटका रहेगा उतना ही समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। हाँ, शशिकांत जी, नुकसान आगे झेलना पड़ सकता है आपको अगर अभी भी ये चीजें नहीं सुधरी तो। नहीं, देखिए, ये मामला पूरी तरीके से अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं, और हमारे प्रदेश की जनता भी समझ रही है, सरकार के लोग भी। जो डिले हुआ है वो सरकार के कारण नहीं हुआ है। और दूसरे हमारे जो थोड़ा सेंसिटिव है कि दो पक्ष बनने के कारण दूसरे पक्ष का अहित न हो, तो ये सरकार पूरी तरीके से ये तन्मयता के साथ इस चीज को चाहती है कि हल हो जाए, सभी लोग ज्वाइन करें, शिक्षा विभाग में शिक्षक मिले और बच्चों का भविष्य सुधरे, हमारे प्रदेश की प्रणाली सुधरे। शिक्षा में शिक्षकों की कमी है, इस चीज को सरकार भी चाहती है, तभी सरकार ने भर्ती निकाला। तो भर्ती होने से शिक्षक के साथ साथ बच्चों का भी भला होना है। सभी बच्चों को शिक्षक मिल जाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी, स्कूलों में संख्या जिस तरीके से बढ़ी है पहले से, तो अब बच्चों को शिक्षक मिलना अनिवार्य है। सरकार भी समझती है और शिक्षक भी समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं। तो शशिकांत जी, अगर ये प्रदर्शनकारी और अधिक उग्र हो गए तब क्या करेंगे आप लोग? नहीं, प्रदर्शनकारी के उग्र होने के हम कहेंगे कि प्रदर्शनकारियों को धैर्य रखना चाहिए, उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। कौन समझाएगा कि धैर्य रखना चाहिए? कोई तो उनसे बातचीत करने नहीं आ रहा। वो तो इतने दिन से इको गार्डन में बैठे हुए, कोई मंत्री या विधायक सांसद गया हो वहां, बता दीजिए आप। आखिर कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण धैर्य उन्होंने बनाए रखा, तो अभी भी थोड़ा धैर्य बनाने की जरूरत है, आवश्यकता है। इस सरकार की तो प्राथमिकता है स्वरोजगार देना, रोजगार देना, नौकरी देना, संविदा भी देना। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर केवल सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए तो 2 करोड़ नौजवानों को स्वरोजगार, उद्यम योजना और विभिन्न योजना जो हमारी सरकार से लोन दिए जाते हैं, मुद्रा योजना, उद्यम योजना, उद्यमिता
विकास, ये सारी कौशल विकास से लोगों को जोड़ करके, नौजवानों को जोड़ करके 2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम इस सरकार की है। 3 लाख से अधिक नौजवानों को संविदा पे रखने का काम की है। 6 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र अब तक बांटा जा चुका है। आपने देखा किस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ट्रांसपेरेंट तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। बुला करके मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से देते हैं ताकि उनके साथ कहीं कोई बीच में छद्म छलावा ना हो सके। अगर नियुक्ति चयन ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, नियुक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से होती है, उनकी प्रतिभा को ध्यान में रख करके होता है। बीच में बिचौलिए और दलाल बीच में उनको कोई ठगने का काम ना करे, इसका सरकार पूरा ध्यान रखती है। उसी तरीके से जहाँ तक शिक्षकों का मामला है, इनका भी हल निकल जाएगा और प्रदेश को शिक्षक मिलेंगे और सारे शिक्षक खुशहाल होंगे, सबकी नियुक्ति। यश भारती जी, सबको नियुक्ति मिलेगा, सब खुशहाल होगा, क्या कहेंगे इस पर? 27 के चुनाव से पहले या 27 के चुनाव के बाद ये चुनाव में फिर एक लॉलीपॉप दे दी जाएगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 2 करोड़ रोजगार देंगे और आखिरी में बात आके अमित शाह जी कह देंगे चुनाव में तो बहुत सारे जुमले कह दिए जाते हैं। ऐसे ही विश्वास जीतेंगे, ऐसे ही विश्वास करेंगे सबका और सबका साथ लेंगे सबका। ये जो बातें बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, ये जितने वादे थे ये तो सब जुमले में तब्दील हो गए। आखिर सरकार को देना है, डबल इंजन की सरकार है जिसका ये दावा करते हैं, दिक्कतें आ कहाँ रही हैं? ऐसा कौन सा टेक्निकल पार्ट है जिसको अध्ययन करने में जो बड़े बड़े आईएएस हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो सफल नहीं हो पा रहे हैं? उन्हें टाइम चाहिए। क्या बच्चों की पीड़ा नहीं दिख रही है कि जो बारिश में भीग रहे हैं, जो धूप में खड़े हुए हैं, जो छोटे छोटे नौनिहालों को लेकर के महिलाएं अपने बच्चों के साथ, दूध मुहे बच्चों को लेकर साथ में प्रदर्शन में आ रही हैं, इनको चिंता उनकी नहीं है? आपने इनसे सवाल किया कि कोई भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई जिम्मेदार नेता, कोई जिम्मेदार मंत्री इनका मिलने के लिए जाता है पीड़ितों से, विश्वास दिलाता है कि सरकार आपके साथ में है? ये तो उल्टा इनको लाठीचार्ज करके मार के भगाने में विश्वास रखते हैं, जेल भेजने में विश्वास रखते हैं, मुकदमा लगाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है विजय जी, जिस प्रकार से हमने 17 में 19 में देखा मोदी मैजिक खूब चला, लेकिन जब इस बार 24 का चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया कि अब मुद्दा असल मुद्दों पर है, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा अब चरम पर है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपका सवाल महंगाई समझ नहीं पाया, जरा दोबारा पूछिए। जिस प्रकार से 17 में 19 में मोदी मैजिक देखने को मिला था, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि किस मुद्दे पर हमें वोट करना। बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट इस तरीके से आए हैं, उससे तो लगता है कि बीजेपी का वोट करीब 10% कम हुआ, सीटें कम हो गई, 64 सीटें इनके पास थी, घट के 36 सीटें हो रह गई, तो नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अब नुकसान के कारण क्या हैं वो शायद ये पार्टी के लोग और सरकार के लोग एनालिसिस कर रहे होंगे या जानते होंगे। अब मुझे लगता है कि राजनीति ऐसे ही चलती है और उसके कारण जो है उसका कई पार्टियां समाधान करना चाहती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर थी, इन्होंने अपने रीस्ट्रक्चरिंग की, अपनी रणनीति नए तरीके से बनाई, पीडीए निकाला और उसके बाद इनको कामयाबी मिली, इनके सहारे कांग्रेस को भी जीत मिल गई। तो हो सकता है बीजेपी भी कुछ ढूंढ रही हो या कुछ इनके पास अपनी स्ट्रेटजी में हो कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, विपक्ष की जो मुद्दे हैं उनको कैसे वो उसका जवाब देंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी भी कुछ न कुछ तो करेगी। अब क्या इनका किसका दांव सटीक बैठेगा ये तो चुनाव में ही पता लगेगा। ठीक है, लास्ट कमेंट शशिकांत जी, क्या होगा आगे? जी जरा प्रश्न दोहराइए अपना। शशिकांत जी, आगे क्या होगा? उपचुनाव भी सामने, शिक्षक आंदोलन सामने है, कैसे कैसे पार पाएंगे इसे? 27 का चुनाव भी सामने है। नहीं बिल्कुल, उससे पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, दुरुस्त होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नौजवानों के भविष्य का ध्यान रखा जाएगा, शिक्षकों के भविष्य का ध्यान रखा जाएगा। उससे हमारे शिक्षक
जब नियुक्त होंगे तो मानव संसाधन हमारा समृद्ध होगा। ये सरकार देखिए किस प्रकार से पिछली सरकारों में गुंडे माफियों का बोलबाला होता था। बेरोजगार नौजवानों को ये लोग गुंडे माफियों का गुर्गा बनाने को प्रेरित करते थे। आज ये सरकार ने किस प्रकार से प्रदेश का माहौल बदला है, गुंडे माफिया सब गायब हो गए और अब ये एक विकसित प्रदेश के मार्ग पे चल रहा है। किस प्रकार से इन्वेस्टर आ रहे हैं, रोजगार उद्यम लग रहे हैं, उद्यमिता को विकास को बढ़ावा मिल रहा है। तो हमारे जो नौजवान है, सभी प्रदेश के नौजवानों को उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने का काम ये सरकार कर रही है और ठीक उसी प्रकार से सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द इन हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनको भी अपना ठीक है। यस जी, लास्ट कमेंट। सब कुछ ठीक हो जाएगा उपचुनाव से पहले 27 में फिर से उनकी सरकार आनी, आप क्या कहेंगे इस पर? ये ऐसी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने पीडीए को, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, पीड़ित, दुखी, अगड़ा, सबको इन्होंने जिस तरीके से प्रताड़ित और परेशान करने का काम किया है और ये सत्ता में आ जाएंगे। देखिए बड़ा स्पष्ट जनादेश दिया है जनता ने। अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अभी काशी भी इनका निपट जाता, 5 लाख से 1.5 लाख पे आ गए हैं और अब विधानसभा चुनाव में सारी सीटें इनकी निपटने वाली है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव हारे हैं और इनके बड़े बड़े मंत्री चुनाव हारे, लोकसभा में इनके बड़े बड़े नेता चुनाव हारे, ये प्रमाण पत्र है कि जनता इनके काम से दुखी है, इनको हटाना चाहती है, इनको सत्ता से दूर करना चाहती है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही अभी भी सवाल यही है कि आखिरकार इन 69,000 शिक्षक यानी कि जो अभ्यर्थी है उन्हें न्याय कब मिलेगा? क्या 3 महीने के अंदर योगी सरकार इसकी काट निकाल पाएगी? प्राइम डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।